Hello champs, I hope that you are doing well. As you know, we are discussing the reaction mechanism, and in the last class we discussed the rearrangement of carbocation, and today we are going to discuss some reactions shown by carbocation. The very first reaction is addition reaction, and the second one will be elimination reaction. So let's start the class. So मैं बता रहा था कि reaction shown by carbocation. Two types of reactions have been shown by carbocation mainly. The very first is combination reaction. एंड द सेकंड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, थोड़ा बेसिकली मैं बता देता हूँ इसमें कि कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कंबाइन करने के लिए आता है कार्बोकेटाइन से तो यहाँ पर मतलब कॉम्बिनेशन होता है और सबको पता होता है कि जब कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ पे हीट रिलीज होती है. तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए होता है. लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. ओके. और यहाँ पे खुद उल्टा हीट रिलीज होती है. तो ये अपने आप में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. और उसके बाद सेकंड रिएक्शन दैट इज शोन बाय कार्बोकेटाइन इज एलिमिनेशन रिएक्शन. और एलिमिनेशन में क्या होता है, देखो कार्बोकेटाइन की ख्वाहिश होती है कि वो न्यूक्लियोफाइल के साथ में कंबाइन कर जाए, ये ख्वाहिश है उसकी लेकिन अगर ख्वाहिश पूरी ना हो पाए तो मजबूरी में उसको एलिमिनेट करना पड़ता है. अपने पड़ोसी जो कार्बन है वहां से H को या किसी दूसरे ग्रुप को वो एलिमिनेट करता है. ठीक है. तो एलिमिनेशन जो है एक तरह की मजबूरी है, उसके लिए मजबूरी टाइप ये काम करता है. तो जब एलिमिनेशन होता है तो खुद से तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हीट रिक्वायर्ड. तो ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है. एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है. और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है कि वही न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पर आकर कंबाइन कर रहा था वही यहाँ पर बेस का काम करता है. तो न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर एक तरीके से बेस का काम करता है. और ये जो बेस यहाँ पर होगा वो वीक बेस होगा, वीक बेस है. तो यहाँ से मतलब एक बात समझ में आती है कि न्यूक्लियोफाइल वो इच्छाधारी है एक तरह से. वो न्यूक्लियोफाइल तो है ही और जब उसको मौका मिलता है तो वो बेस का काम भी कर सकता है. ठीक है. तो खैर हम यही पढ़ने वाले हैं. अभी हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन शोन बाय कार्बोकेटाइन. जब कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है तो कैसी स्पीशीज होती है, ट्राइगोनल प्लेनर. और एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि कार्बोकेटाइन बन चुका है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है. तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर होगा सो व्हाट विल हैपन. ऐसे यहाँ पर मेरे पास में दो ग्रुप हैं और ये इस कार्बोकेटाइन से अटैच है यहाँ पर. ठीक है. और जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और पहले से यहाँ पर मेरे पास में R3 था. एक स्ट्रक्चर तो ये बनेगी यहाँ पर हमें. ओके. और इसका एक पार्ट इसका और आ जाएगा. उसमें क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल और जो R3 ग्रुप है उनकी पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएंगी. यानी यहाँ पे जाएगा इस बार मेरे पास में R3 और ये यहाँ पर जाएगा मेरे पास में न्यूक्लियोफाइल. तो अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्योंकि आप एडवांस के लिए पढ़ रहे हो तो इतना पता होगा कि अगर ये R है तो ये S कॉन्फ़िगरेशन होगा और अगर ये S है तो फिर ये मेरे पास में R कॉन्फ़िगरेशन होगा. सो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल था. उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, ये देखो एक कार्बोकेटाइन था, शिफ्टिंग वगैरह हो चुकी है, जितना अपने आप को ये स्टेबलाइज कर सकता था कर चुका है. तो यहाँ पर वाटर के पास में लोन पेयर होता है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है. तो यहाँ पर क्या स्पीशीज फॉर्म होने वाली है ऐसे यहाँ पर. और ये वाटर जो है पूरा यहाँ पर जाएगा OH2 की फॉर्म में ऐसे. और ऑक्सीजन पे यहाँ पर आएगा चार्ज प्लस. अपने आप को वो स्टेबलाइज करने के लिए H को यहाँ से अलग कर देता है. तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा ये यहाँ पर बन जाएगा एल्कोहल. ठीक है. उसके बाद देखो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर जो है एक ही कंपाउंड बनने वाला होगा क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना है तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर एक आयरल है. तो यहाँ पर कोई कायरलिटी ही नहीं है तो एक ही प्रोडक्ट बनने वाला हुआ. लेकिन यहाँ पे देखो जरा ध्यान से कि जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक किया तो फिर यहाँ पर जो है दो कंपाउंड बनने वाले होंगे. एक तो आई जो है मेरे पास में ऐसे यहाँ पर वेज की फॉर्म में आएगा, डैश्ड वेज की फॉर्म में. और दूसरा जो है यहाँ पर आई जो है वो सॉलिड वेज की फॉर्म में आएगा. तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे और इनको बोलते हैं हम इनैंशियोमर पेयर्स. तो ई भी बोलेंगे इनको, इनैंशियोमेरिक पेयर्स या इनैंशियोमर पेयर्स. ठीक है. तो टोटल यहाँ पर कितने कंपाउंड्स बने हैं, तो टोटल यहाँ पर बने हैं दो प्रोडक्ट. ठीक है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. उसके बाद हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट करनी है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन शोन बाय कार्बोकेटाइन. अब इसमें समझो ध्यान से कि क्या होता है. एलिमिनेशन तभी होगा जब वहां पर हम H+ लेंगे साथ में हीट लेंगे
या फिर H3O प्लस भी ले लिया है, वाटर है, पानी कम है पर यहाँ पर एसिड ज्यादा है, और साथ में हीट, अभी बता रहा था मैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है, तो हीट तो हर हाल में आएगी ही। या फिर हम यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इनमें से कोई सा भी एसिड ले सकते हैं, ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में नहीं लेंगे, जो भी एसिड लेंगे वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में लेंगे। अब मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ कि क्या होगा। देखो, जब ये है मेरे पास में कोई अल्कोहल और यहाँ से इनमें से कोई भी रिएजेंट लिया है, H प्लस का अटैक होगा पहले एल्कोहल पर, यहाँ पे O पर, तो फाइनली मतलब एक कंपाउंड बनेगा यहाँ पर कुछ ऐसे करके O, और O पे जो है एक H यहाँ से पहले आ जाएगा, मतलब OH का हो जाएगा प्रोटोनेशन, और O पे आएगा चार्ज प्लस। अब यहाँ से क्या होगा, फिर देखो यहाँ से कार्बोकेटायन बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये O अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। सो क्या स्ट्रक्चर बनने वाली है, यहाँ पर बन जाएगा कार्बोकेटायन। ओके, ये कार्बोकेटायन जो बना है, अब ये अपने आप को शिफ्ट करता है जिससे कि ज्यादा स्टेबलाइज हो जाए, तो ये 1 ये 2 पे यहाँ पे जाएगा। तो शिफ्टिंग की कहानी मैं आपको बता चुका, तो आप समझदार हो तो मुझे बता पाओगे ठीक से कि सर ये कार्बोकेटायन मेरे पास यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन चुका है। ओके, अब जो है जब ये कार्बोकेटायन बन चुका और यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर चीजें ली हैं, है ना, तो यहाँ पे बेस एक्ट करने के लिए आएगा, या तो H2O आ सकता है, अगर H3O प्लस लिया था, ठीक है, तो वहां से H2O बेस की तरह आएगा, वीक बेस, और या फिर यहाँ पर अगर आपने H2SO4 लिया है तो HSO4 नेगेटिव यहाँ पर वीक बेस की तरह आने वाला है। और वो क्या करेगा, जहां पे कार्बोकेटायन था उसके बगल वाली पोजीशन से, उसके बगल वाली पोजीशन कौन कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, ये दोनों तो सेम पोजीशन है, तो हम इसको और इसको मानेंगे, तो यहाँ से H को तोड़ के ले जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा यहाँ पर एल्कीन। तो कौन कौन से कंपाउंड बने देखो यहाँ पर, तो आप मुझे बता पाओगे कि सर ये तो सेम रहा मेरे पास में से, और यहाँ डबल बॉन्ड जो आया, अगर यहाँ से H गया है तो यहाँ डबल बॉन्ड जाएगा, ठीक है। और एक जो बनेगा कंपाउंड यहाँ पर, दूसरा जो कंपाउंड बनेगा एल्कीन, कुछ ऐसे बन जाएगा क्या कि सर ये यहाँ पे सेम था ऐसे, इस बार मैंने यहाँ से H भगाया है, तो यहाँ से H अगर गायब गया तो यहाँ पर मेरे पास में एल्कीन बन जाएगा। तो 2 एल्कीन बने यहाँ पर। और इसमें जब 2 बन जाएंगे तो यहाँ पर आप बता पाओगे कि सर एक बनेगा मेजर, एक बनेगा माइनर, और सेडजेफ प्रोडक्ट मेजर होता है, हॉफमैन वाला जो है वो माइनर होता है। तो इसको देखो, ये मेरे पास में कौन सा है, ये सेडजेफ प्रोडक्ट है, और ये वाला जो है हॉफमैन प्रोडक्ट है। कैसे पता चला, अल्फा एच को काउंट करो, 3 और 3 6 और 3 9, इसमें 9 अल्फा एच है, ज्यादा अल्फा एच होंगे तो वो मेजर होगा, सेडजेफ होगा। और इसमें देखो यहाँ पर 3 और 2 5, तो इसमें यहाँ पर मेरे पास में 5 अल्फा एच है, तो 5 अल्फा एच वाला यहाँ पर हो जाएगा माइनर। ये है हॉफमैन प्रोडक्ट और ये है सेडजेफ प्रोडक्ट। ओके, सो ये हमने किया, मैं इसके भी आगे जाके आपको बता सकता हूँ। देखो ये जो है जीआई को शो नहीं करेगा, है ना, लेकिन ये जो यहाँ पर है, आप डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो, तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं क्या जीआई शो कर सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि क्या यहाँ पे जीआई शो होगा या नहीं होगा। तो अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों ही एल्कीन होंगे, एक होगा मेजर, एक होगा माइनर, ठीक है। अब जो है ये जो हमने भी पढ़ा है इसका ग्राफ आता है, ये जो रिएक्शन पढ़ी हमने, ये एग्जाम्पल जो पढ़ा है, तो एक तरह से ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है ना। तो आप ये पॉइंट भी याद रख सकते हो कि जब हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं with the help of concentrated acid or under high temperature, तो एल्कीन फॉर्म होता है, एल्कीन फॉर्म होता है, ठीक है। खैर हम ग्राफ पे आते हैं, तो ग्राफ कैसे आएगा, जरा देखो इधर इस एक्सिस पे मैं यहाँ पर जो स्पीशीज इन्वॉल्व हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी को ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस एक्सिस पे मैं मान रहा हूँ कि रिएक्शन मेरे पास में ऐसे मूव कर रही है, यानी कि रिएक्शन के ये कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन ऐसे मेरे पास में प्रोग्रेस कर रही है। जब कंटेनर के अंदर सिर्फ अल्कोहल ही है तो उनकी खुद की कुछ एनर्जी होगी। ओके, तो मैंने माना कि इतनी एनर्जी जो हमारे पास में है वो अल्कोहल की थी, और उस पॉइंट को मैंने ए मान लिया है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, देखो जरा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर H जो है कंबाइन कर रहा है, H प्लस कंबाइन कर रहा है OH से, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये जो आयन बनता है OH2 प्लस वाला, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, या इसको बोलेंगे हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो मैकेनिज्म के टर्म्स में मैं इसको बोलता हूँ ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन का बनना कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो होती है नेचर में एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक है तो वहां पे हीट रिलीज होगी, यानी जब यहाँ से यहाँ आया है तो ये इसकी हीट कम हो गई है, यानी ग्राफ जो आएगा मेरे पास में, अगर अल्कोहल से स्टार्ट हुआ है तो ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट होगा और वो थोड़ा सा यहाँ से नीचे आएगा ऐसे करके,
ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे पास में बी मिला है और बी जो है यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन फॉर्म हुआ है। अब होगा क्या, जब ऑक्सोनियम आयन फॉर्म हुआ यहां से ये वाला, ये मेरे पास में आरडीएस स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, कार्बोग्राइन का बनना। तो यानी यहां पर बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और जब कार्बोग्राइन बन रहा है इसके बीच में, यहां से यहां इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, हाईएस्ट एनर्जी, उसी को बोलेंगे ट्रांजिएंट स्टेट। तो कार्बोग्राइन तो बनेगा लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर एक ट्रांजिएंट स्टेट आएगी, और ट्रांजिएंट स्टेट के लिए क्या होगा, ये आपको हाईएस्ट पीक मिलने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ नाम नहीं लिख रहा हूँ, बस ये जो है ट्रांजिएंट स्टेट है, और ट्रांजिएंट स्टेट के बाद से यहाँ पर जब होगा तो कार्बोग्राइन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर ये सी पॉइंट मैंने लिखा है, सी, ये कार्बोग्राइन बना है फर्स्ट वाला, ठीक है। अच्छा, फिर जो है क्या होगा, कार्बोग्राइन यहाँ पे बन चुका था, देखो ये बन चुका कार्बोग्राइन, अब वो अपने आप को शिफ्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ पर H जो है, यहाँ पे जो H था वो यहाँ पे आ चुका है, और ये चार्ज यहाँ पे जा चुका है, तो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, तो ज्यादा स्टेबल कार्बोग्राइन बना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी अपने एक ट्रांजिएंट स्टेट आएगी, लेकिन वो ट्रांजिएंट स्टेट इतनी ज्यादा उसका पीक जो है उतना ज्यादा नहीं होगा, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऐसे मेरे पास में ऐसे जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, ये ओके, चलो, तो ये यहाँ पर ये TS1 है, ये TS2 है, इसको मेंशन नहीं करना है, और ये जो यहाँ पर इसको डी पॉइंट मान लेता हूँ मैं, डी, ये हमारे पास में शिफ्टिंग के बाद जो कार्बोग्राइन बना था उसके लिए पोजीशन आई है, ठीक है। अब क्या हुआ है, उसके बाद से एल्कीन बन गया, देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एल्कीन बना है, एक बना है सेड्जर प्रोडक्ट, एक बना है हॉफमैन प्रोडक्ट। तो क्या होगा, यहां से फिर एल्कीन बनने शुरू हो जाएंगे, ये एक यहाँ से बन गया है और एक ऐसे बन गया है, ओके। तो ये ऊपर वाला जो है ना, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये अनस्टेबल है, मतलब माइनर है, तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट है, और नीचे वाला जिसकी एनर्जी कम है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये कौन सा है, सेड्जर प्रोडक्ट है। यानी ये दोनों एच जो लिखे हैं, ये एल्कीन को शो कर रहे हैं, यहाँ पे एल्कीन को शो कर रहे हैं। और ओवरऑल देखो जरा ध्यान से कि हमने अल्कोहल से स्टार्टिंग की थी, यहाँ पे ऐसे है ना, अल्कोहल, ये अभी भी जो है ना, इनकी एनर्जी जो है अल्कोहल से कम है, तो ओवरऑल जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस ही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस ही है, ठीक है। तो आई होप ये मेरी बात आप समझ पाए ठीक से। तो इसमें मेंशन करना जरूरी होगा आपको ना, ए यहाँ पर जो है वो अल्कोहल को शो कर रहा है, ए यहाँ पर जो है वो अल्कोहल को शो कर रहा है, और बी जो है यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन है जो कि बन जाता है, ओके, स्टार्टिंग में, और ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है, और ये जो यहाँ पर सी बना था वो फर्स्ट कार्बोकैटायन है, फर्स्ट कार्बोकैटायन, फर्स्ट कार्बोकैटायन, और ये जो डी यहाँ पर आया, ये शिफ्टिंग के बाद जो कार्बोकैटायन बना है, तो कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन आफ्टर शिफ्टिंग, आफ्टर शिफ्टिंग, जब रीअरेंजमेंट हो गया, शिफ्टिंग हो गई, तब की कहानी है। और ये तो आपको पता है एल्कीन्स हैं, यहाँ पर एल्कीन्स हैं। सो ये अच्छा सा ग्राफ था, आई होप इसको ठीक से समझ पाए आप लोग। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अच्छा, ये जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना अभी, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, E1, E2, और मेरे पास में EC भी होता है, तो वो सब हम आगे पढ़ने वाले होंगे। तो अभी हम की पॉइंट्स पढ़ेंगे E1 के। तो कोई पूछे कि एलिमिनेशन रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, तो मेन यहाँ पर 2 स्टेप्स हमारे पास में होते हैं, 2 स्टेप्स में हो जाती है, 2 स्टेप में हो जाती है। आप कहोगे कि सर यहाँ तो बहुत सारे स्टेप्स हमारे पास में आए थे, लेकिन ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उनको हम स्टेप में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप है कार्बोकैटायन का बनना, और कार्बोकैटायन से फिर ये जो मेरे पास में पड़ोस से H का निकलना है, वो हमारे पास दूसरा स्टेप होता है, ठीक है। तो टोटल स्टेप हमारे पास में 2 ही होता है, तो 2 स्टेप में हो जाती है। RDS क्या है, RDS वो है जहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, यानी कार्बोकैटायन का बनना जो है वो स्लो स्टेप है। RDS का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, वो स्टेप हमारे पास में RDS होता है। लिविंग ग्रुप क्या था इसमें, आपको पता है लिविंग ग्रुप यहाँ पर H2O है ना, तो H2O लिविंग ग्रुप था जो अलग हो गया है। बेस कैसा यूज करते हैं, अगर आपने बेस स्ट्रॉन्ग यूज किया तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं यूज करते, हम वीक बेस यूज करते हैं, वीक बेस को यूज करते हैं। वीक बेस का एग्जांपल जरा बताओ, वीक बेस का एग्जांपल जैसे H2O अपने आप में वीक बेस है, H2SO4 से जो आएगा HSO4 नेगेटिव, तो ये भी मेरे पास में वीक बेस होता है, ये वीक बेस यूज करता है। सोलवेंट कैसा चाहिए, सोलवेंट की यहाँ जरूरत पड़ती है जो हाई पोलर सोलवेंट हो, हाई पोलर सोलवेंट, यानी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
डाइलेक्ट्रिक वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक यानी एप्सिलॉन की बात कर रहा हूं मैं, वो ज्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए E1 में? मैं बताया था कि एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। टीएस कैरेक्टर्स, ट्रांजिएंट स्टेट जो होती है उसमें किसके कैरेक्टर्स होते हैं? तो कार्बोकेटायन के कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि कार्बोकेटायन इसी के नजदीक बनता है, तो कार्बोकेटायन कैरेक्टर्स उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। रेट लो क्या होगा? मतलब आपने केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ा होगा, वहां पे हम रेट लो के अकॉर्डिंग रेट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो पहले आता है रेट कांस्टेंट के और कॉन्सेंट्रेशन आती है। तो यहाँ पर जो है ये वाला ROH2, ठीक है, यानी इसमें ऑक्सोनियम आयन बना, यहाँ से बनेगा कार्बोकेटायन, ठीक है ना। तो ऑक्सोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है उस पर रेट डिपेंड करेगा यहाँ पर। और साथ में कुछ यहाँ पे दूसरा जैसे कि बेस वगैरह आएगा, तो अगर बेस लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, आपको बेस नहीं लिखना है। तो मतलब यहाँ पे जो रेट लो है उसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, दैट इज ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। और मेजर प्रोडक्ट जो बना है अभी बताया था सेडजेफ के अकॉर्डिंग बनेगा। सेडजेफ, सेडजेफ वो होता है जहां पर अल्फा एच ज्यादा होते हैं। 10th पॉइंट है इंटरमीडिएट। E1 में इंटरमीडिएट क्या होता है? तो अभी आपने रिएक्शन को ऑब्जर्व किया है, तो इंटरमीडिएट यहाँ पर मेरे पास में जो फॉर्म होता है दैट इज कार्बोकेटायन। क्या रीअरेंजमेंट है यहाँ पर? तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, हो सकता है। ये 12th पॉइंट बहुत अच्छा है, KIE। KIE का मतलब क्या होता है? के यहाँ पर बात कर रहा है काइनेटिक के बारे में, काइनेटिक, और आई जो है आइसोटोपिक है, आइसोटोपिक, और ई मतलब इफेक्ट है। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब देखो ये है कि जैसे आपके पास ऐसे एक ही कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पर OH2 है, OH2, यानी मैं बात कर रहा हूं उस स्टेप की जहां पर ऑक्सोनियम आयन बन चुका है, अब कार्बोकेटायन बनने वाला है। और एक और मेरे पास में सेम यहाँ पर है, OH2 ही है, इस पे प्लस चार्ज है, लेकिन यहाँ पर इस बार CD3 आ गया है, CD3 आ गया है, CD3 आ गया है, यहाँ पर CH3 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 है। तो अगर हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स ले लें, ठीक है, और तब हम रेट को कंपेयर करें, तो ऑब्वियसली बात है जब यहाँ पर ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो कार्बोकेटायन बन जाएगा, तो कार्बोकेटायन बनेगा कुछ ऐसे, ऐसे कार्बोकेटायन बन जाएगा। और यहाँ भी सेम देखोगे आप तो कार्बोकेटायन लगभग ऐसा ही बनेगा, बस यहाँ पे CD3 आ जाएगा, CD3 आ जाएगा, CD3 आ जाएगा। तो इस रिएक्शन का रेट अगर मैं R1 मान रहा हूँ, इसका R2 मान रहा हूँ, ठीक है, तो किसका ज्यादा होगा ये क्वेश्चन पूछता है। इसी को बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ओके, तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, बच्चों को लगेगा कि सर R1 ज्यादा होगा, तो ये गलत बात होती है। R1 जो है R2 के यहाँ पर इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या पॉइंट है यहाँ पर, मतलब इक्वल क्यों है? तो हम ये समझेंगे जो रेट है वो यहाँ पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जो रेट है यहाँ पर वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो ट्रांजिट स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी पे मेनली क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो फाइनली क्या होगा देखो, इसलिए क्या होगा कि आइसोटोप जो हमारे पास में होते हैं उस पर वो रेट को इम्पैक्ट नहीं करता है। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ ले कि नहीं फिर भी बताओ कि कुछ तो फर्क होगा, तो ये जो यहाँ पर डी है उससे मेरे पास में इलेक्ट्रॉन जब यहाँ कार्बोनेट बन जाएगा तो उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हालांकि ज्यादा नहीं आएगा फर्क, लेकिन पीटर साइक्स की बुक को पढ़ोगे आप तो उसमें लिखा है कि थोड़ा बहुत फर्क जो आता है वो आ जाता है हल्का सा। R1 जो है पहले वाला रेट ज्यादा होता है R2 से, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन दोनों इक्वल हो और ग्रेटर देन हो तो आपको इक्वल ही आंसर करना है। तो इसी को बोलते हैं हम KIE, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ओके, फिर यहाँ सबस्ट्रेट के बारे में पूछा गया है। सबस्ट्रेट मतलब जब हम ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन वाली, तो सबस्ट्रेट का कुछ रोल होता है क्या? बिल्कुल रोल होगा भाई। अगर यहाँ पर ऐसे है सबस्ट्रेट और यहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा है तो ये 3 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे रेट ज्यादा होगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे ऐसे लिविंग ग्रुप लगा है तो कम होगा, और अगर मेरे पास में ऐसे लिविंग ग्रुप लगा है तो यहाँ पे और कम होगा, ठीक है। तो ये 1 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 2 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 3 डिग्री बनेगा। तो सबस्ट्रेट का रोल होता है यहाँ पर। तो ये हमारे पास में अभी जो हमने पढ़ा वो E1 के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे। अभी हम डिस्कस करेंगे रेट्स को। कंपेयर ROR, देखो ये सेम है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एक तरह से, है ना। तो अभी ये वाला केस मैंने डिस्कस किया था आपसे, है ना। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे CD3 है, तो यहाँ पे रेट जो है वो इक्वली होता है। और यहाँ पे क्या होगा देखो, जब ये डिहाइड्रेशन होगा ऑक्सोनियम आयन बनेगा, यहाँ से
OH2 नहीं H2 अलग हो जाएगा और यहाँ से OH2 अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा चार्ज पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो अल्फा पोजीशन आई है वहां पर 2 अल्फा एच है, जबकि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा तो ये दोनों अल्फा पोजीशंस हैं, तो यहाँ पर 6 अल्फा एच आए, तो 6 अल्फा एच है तो मतलब इसका रेट ज्यादा हो जाएगा। ओके, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी मिल पा रही है इस कार्बोकेटाइन को। वैसे यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ से बॉन्ड अलग होगा तो यहाँ पे चार्ज प्लस आएगा और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा एच है, अल्फा कार्बन है, इस पे एक अल्फा एच आपको दिख रहा होगा, जबकि यहाँ पे ये अलग हो जाएगा तो यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस, ये अल्फा है ये अल्फा है, इस पे अल्फा एच यहाँ से ज्यादा हो गए और यहाँ से अलग करोगे तो यहाँ पे चार्ज प्लस, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अल्फा एच है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। और फिर ये उसके बाद नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बॉन्ड यहाँ से अलग होगा, ये बॉन्ड तो अलग होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स हैं, तो इसका रेट सबसे कम होने वाला है। सबसे ज्यादा किसका होगा, देखो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन और यहीं से इसके बगल में बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये फिर सेकंड पोजीशन पे है, फिर थर्ड पोजीशन पे जाएगा और सबसे लास्ट में जाएगा ये फोर्थ वाला। वैसे यहाँ पे देखो जरा एक बार, तो यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस और ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, 2 4 6 यानी कि 6 अल्फा जिसको मिल पा रहा है। और अगर यहाँ से अलग करूं मैं तो यहाँ पे आएगा चार्ज प्लस और ये पोजीशन आएगी अल्फा और इस पे कोई भी अल्फा एच नहीं है, यानी कि ये उतना स्टेबल नहीं होगा, यानी कि रेट यहाँ पे ज्यादा होगा ऐसे। तो आई होप ये चीजें आप ठीक से समझ पाए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जेईई एडवांस या NSEC ओलंपियाड में जो आए हुए हैं उनको डिस्कस करूंगा आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।